हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का बहुत ही जाना माना चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इट्स चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। मोम की ज्वेलरी हो जो गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम से बनती है, या फिर हमारे घर के सामने ये जो बड़ा सा गेट होता है वो आयरन का बनता है। किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं, कि हमारे जो घर में फर्नीचर्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ये सब मेटल से ही तो बनते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कुछ लोग रात में कॉपर के जार में पानी रखकर सोते हैं और मॉर्निंग में उस वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज कॉपर हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। है ना मेटल इंपॉर्टेंट? साथ ही आपने विलेजेस में देखा होगा कि फार्म्स या घरों के अराउंड में फेंसिंग की जाती है। दैट फेंसिंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल एंड दैट मेटल इज आयरन। अभी इस समय यदि आप अपने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखोगे तो आई एम श्योर आपको कुछ न कुछ मेटल से बना हुआ, कुछ न कुछ मेटल से बनी हुई थिंग्स जरूर दिखेंगी। इससे आपको पता चल सकता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे घर में, हमारे आजू बाजू में मेटल्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ यू विल से, मैम मेटल्स के बारे में तो हमें पता था और हमें पता है कि मेटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं और ये नॉन मेटल्स होते क्या है? तो लेट्स डू वन एक्टिविटी। Keep your thumb on your nose and put your index finger on your nostril and be in the same situation until you feel uneasy and close your mouth. I was feeling suffocating. I was not able to breathe and I was feeling uneasy. Why? I guess आपने भी सेम ऐसा ही फील किया है। What's the reason for this? इसका रीजन ये है that I was not able to inhale oxygen and because of that I was feeling suffocation. तो आप कहोगे मैम क्या है ये ऑक्सीजन? गैस तो है, बट इज इट मेटल? नो, इट्स नॉन मेटल। और ये एक नॉन मेटल के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल्स भी मेटल जितने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि उससे ज्यादा। नॉन मेटल्स में मोस्टली गैसेस आती है और कुछ सॉलिड्स आते हैं। मेटल्स सॉलिड्स होते हैं, पूरे सॉलिड। मेटल्स की जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है और नॉन मेटल की जो स्टेट्स होती है, सम ऑफ देम आर सॉलिड एंड सम ऑफ देम आर गैसेस। बट इन मेटल एंड नॉन मेटल देयर आर सम एक्सेप्शन। जैसे मेटल सारे सॉलिड होते हैं, बट देयर इज ओनली वन मेटल, दैट इज मर्क्यूरी, that is in liquid form at room temperature. Mercury जो आपके थर्मोमीटर में यूज होता है सिल्वर कलर का। And the exception is there in non-metals too. Bromine. Bromine is an element, a non-metal which is found in liquid state. Bromine is an element, is a non-metal which is found in a liquid state. Rest all non-metals are solid and gases, but bromine is only the non-metal which is found in liquid state. Non-metals का एक और example, carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas. It is also an example of non-metal. तो सोचिए, अगर प्लांट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं होगा, तो how the life will be existed on the earth? Am I right? So
सो स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये दोनों हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। इज द नेम ऑफ द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं मेटल्स और इन्हीं नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है मेटल्स, नॉन मेटल्स ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ, ये भाई भाई है और इनका एक बीच वाला भाई भी है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में मेटल और नॉन मेटल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ये बीच वाला भाई है। और इनका सरनेम है एलिमेंट्स, मतलब ये एलिमेंट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे, मैम आपको कैसे पता कि ये सब भाई भाई है और ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एलिमेंट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेट मी टेल यू। एक थे मिस्टर मेंडेलेव्स, जो रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल, जो आजकल हमें हमारे साइंस नोटबुक के बैक में या फिर गूगल पे सर्च करने पे इजीली मिल जाता है। उस पीरियोडिक टेबल में मिस्टर मेंडेलेव्स ने, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें इस एलिमेंट्स फैमिली के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ये तीनों भाई भाई हैं। उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने टोटल एलिमेंट्स के बारे में बताया जो अर्थ पे प्रेजेंट है, जो डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। उसमें से मोर देन 90 आर मेटल्स, 22 आर नॉन मेटल्स और जो बचे हुए हैं वो है मेटलॉइड्स। So in this way we came to know that there are 118 elements. Out of that, more than 90 are metals, 22 are non-metals and rest are metalloids. Now in this chapter we'll study about the chemical properties, the physical properties and the uses of these metals and non-metals. चलिए सबसे पहले देखते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेट मैम, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल लर्न सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड देन यू विल कम टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये मेन डिफरेंस है नॉन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटम, व्हाट इज एटम, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यस एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, और इसके साथ आपको पीरियोडिक टेबल में दिए हुए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नेम लर्न होना चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर। इतना पता होने के बाद आप इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का डिफरेंस डिटेक्ट कर पाओगे और उसे दूसरों को समझा भी पाओगे। So let's get started. Students, as I told you that there are total 118 elements in the periodic table. Each element has its own atom. हर एलिमेंट का अपना खुद का एक अलग एटम होता है और इन एटम्स को मिलके ही एलिमेंट बनते हैं। एटम इज एन इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। लाइक अगर आप किसी एलिमेंट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करो और ऐसा उसका जो लास्ट पार्ट होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, दैट विल बी एन एटम। Who gave us information about atom? John Dalton. And Niels Bohr gave structure of an atom. Atom का structure हमें किसने दिया? Niels Bohr. Atom has 3 particles: protons, electrons and neutrons. Protons are positively charged, electrons are negatively charged and neutrons have no charge. This is the structure of an atom. The middle, the center part is nucleus. Around this nucleus orbits are there and in these orbits electrons are revolving.
बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर ये चीज आपको देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो स्ट्रक्चर होता है एटम का ये समवट सिमिलर होता है सोलार सिस्टम के। सोलार सिस्टम में बीच में सन होता है और अराउंड में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ऐसे यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर एक टर्म है, एक नंबर होता है और वो नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे पता चलता है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो यदि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 1। नेक्स्ट, in periodic table elements are arranged as per their atomic number। periodic table में जो elements arrange है वो उनके atomic number के according arrange है। और आपको क्या करना है? you have to learn the first 20 elements of the periodic table। बिल्कुल by heart learn करना है आपको। लास्ट क्लास इन क्लास 7th also हमने learn किए थे, इस बार फिर से learn करना है। एक बार रिवाइज करते हैं। First 20 elements of the periodic table। First 20 elements of the periodic table। First atomic number है, उसके बाद element का name है और उसके बाद उसका symbol है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 elements है। उसके बाद from atomic number 11, the element which has the atomic number 11 is sodium, magnesium, then aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium। ये आपको by heart learn करना है। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह से देन ओनली इट विल बी यूजफुल। ये आपको आपकी फर्दर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसीलिए आपको लर्न जरूर करना है। इसके बाद हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं ना, गैदर्ड होते हैं, क्लाउड फॉर्म में होते हैं। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? दिस थिंग वी विल सी हियर। इसका एक फॉर्मूला होता है 2n² और n क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? n की जगह पर 1 पुट करके। 2 यहाँ पे 1 ऑर्बिट के नंबर पे की जगह 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 2। सेम ऐसे ही सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के लिए भी करेंगे। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट? 2 इलेक्ट्रॉन्स, second orbit 8 electrons and third orbit 18 electrons। It means जो first orbit है वो उसमें 2 electrons रह सकते हैं, second में 8 और third में 18। और ये आगे जाके जैसे फॉर्मूला बढ़ाते जाओगे, आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इसके लिए भी नंबर्स मिलते जाएंगे। अब ये तो देख लिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक और रूल है यहाँ पे, बट आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैज ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक दैट एटम स्टेबल। जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होती है, अगर हमें उस एटम को स्टेबल करना है तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन जनरल एटम्स आर नॉट स्टेबल। एटम्स स्टेबल नहीं होते हैं,
they always try to be stable either by giving or by taking electrons. In general एटम स्टेबल नहीं होते, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते हैं एक तो देकर या फिर लेकर, इलेक्ट्रॉन्स को देकर या लेकर वो कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल करे। और स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और एक दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 9। तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 है, सेकंड की 8 है, और फिर क्या बचा यहाँ पे? 11 में से 2 और 8 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट में 2 हो गए, सेकंड में 7 हो गए। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए, तो 8 यहाँ पर है ऑलरेडी, अब यहाँ पे 1 है, तो अब लास्ट की ये थर्ड ऑर्बिट को अगर आपको 8 बनाना है तो 7 लेना होगा। और या फिर एक और तरीका है कि आप ये 1 किसी को दे दो, तो क्या इजी है? 7 लेना इजी है या 1 देना इजी है? ऑब्वियसली 1 देना इजी है। इसीलिए ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, वो क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है। और डोनेट करने वाला हमेशा अच्छा इंसान होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इस एलिमेंट को पॉजिटिव एलिमेंट, है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये एटम जो है पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। चलिए अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकेंड में 7 है। अब 8 अगर आपको कंप्लीट करना है तो 1 लेना ज़्यादा इजी होगा या 7 डोनेट करना इजी होगा? ऑब्वियसली 1 लेना ज़्यादा इजी होगा। और लेने वाला हमेशा, ये कंसीडर करना है आपको कि लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था कि देने वाला पॉजिटिव होता है, वैसे ही यहाँ पर लेने वाला नेगेटिव होता है। तो जो पहला वाला जो एटम था, पहला वाला जो एलिमेंट था, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव था क्योंकि वो दे रहा था। यहाँ पर ये ले रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव है। यहाँ पे फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको एटॉमिक नंबर्स लर्न करना है। एटॉमिक नंबर्स लर्न करने के बाद आप ये इजीली कर पाओगे। फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2, सेकेंड की 8 और फिर ये 18। इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप 1 से 20 का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो। तो देखते हैं अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 1 रहेगा। हीलियम का 2 है तो 2 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में। देन लिथियम का 3 है तो ये 2 और ये 1। बेरिलियम 2 and 2। बोरॉन 2 and 3। कार्बन 2 and 4। नाइट्रोजन 2 and 5। ऑक्सीजन 2 and 6। फ्लोरीन 2 and 7। नियॉन 2 and 8। देखिए यहाँ पे 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 अपने आप है, इसका मतलब ये स्टेबल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है ना, ये इजीली रिएक्ट नहीं होता है किसी से। नाउ सोडियम 2 8 1। मैग्नीशियम 2 8 2। एल्यूमिनियम 2 8 3। सिलिकॉन 2 8 4। फॉस्फोरस 2 8 5। सल्फर 2 8 6। क्लोरीन 2 8 7। आर्गॉन 2 8 8। फिर देखो 8 आ गया यहाँ पे, ये फिर स्टेबल हो गया, ये भी इजीली रिएक्ट नहीं होता है। आर्गॉन गैस होती है, नोबल गैस होती है। देन पोटेशियम 2 8 8 1। देन कैल्शियम 2 8 8 2।
ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ये देखना है कि जो लास्ट ऑर्बिट है इसको, अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज होता है हाइड्रोजन और हीलियम में, क्योंकि यहाँ पे 2 पर फर्स्ट ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट में 2 कैपेसिटी उसकी 2 है, तो एक ऑर्बिट में कैपेसिटी 2 है तो ये स्टेबल है, ठीक है, ये भी स्टेबल है क्योंकि एक ही ऑर्बिट है और एक ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 है, इसीलिए ये हीलियम जो है वो स्टेबल है। इसमें क्या करना है, अगर आपको इसको स्टेबल करना है तो 1 लेना होगा हाइड्रोजन में, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद लिथियम में 1 डोनेट कर देगा तो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ बेरिलियम ये 2 डोनेट करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे ठीक है, इसके बाद ये 1 डोनेट हो जाएगा, यहाँ पर ये भी आप डोनेट कर देंगे, 3 भी डोनेट हो जाएगा। 4 में 4 एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर डोनेट भी कर सकते हैं। 5 में यहाँ पे 3 एक्सेप्ट करना पड़ेगा 8 कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे 6 में 2 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 को 1 को लेना पड़ेगा। तो जो भी लेने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो देने वाला है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये स्टेबल है, ये नाइदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नॉर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब यहाँ 1 है तो ये भी दे देगा, 2 विल गिव, 3 ऑल्सो विल बी डोनेटेड, 4 कैन डोनेट और कैन एक्सेप्ट, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव, यहाँ पर भी एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव, स्टेबल, डोनेट करेगा। अब इससे आपको पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कौन सा है इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब आपको एक चार्ट बनाना है, आपका वर्क है, ये होमवर्क है, आपको चार्ट बनाना है और इस चार्ट में आपको लिखना है कि ये 20 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव है। One more important term, valence electron. The number of electrons loosed or gained by the atom to be stable. एटम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है या लेता है, उस नंबर को क्या कहते हैं, वैलेंस। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 282, तो 2 उसको डोनेट करना ज़्यादा इजी रहेगा टू मेक last orbit with 8 electrons, so 2 electrons will be loosed, so the number of valence electron is 2। और वैलेंसी क्या होंगी, अगर वो डोनेट करता है तो पॉजिटिव और अगर एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे डोनेट कर रहा है इसीलिए ये 2 पॉजिटिव एंड एलिमेंट विल बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। अब क्लोरीन का एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर 17 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, 287। हियर 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड, सो क्लोरीन एटम विल बी स्टेबल, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्ट होगा इजीली, तो क्लोरीन का यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, और यहाँ पे एज गेन किया है, लिया गया है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होंगी, 1 नेगेटिव। एंड एटम ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट है जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसीलिए हो जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब हमने ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हमें अपने चैप्टर पे वापस जाना है जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव आपको इसीलिए समझाया गया था ताकि आपको आप ये समझ जाओ कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। इट मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। I hope now you will not be confused between the terms electropositive and electronegative. Let's go into detail of this chapter. First we'll see about metals. Iron, copper, tin, gold, etc. are the metals, and in general metals are hard and shiny in appearance.
Second, non-metals, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, etc. are non-metals. In general, they are soft and most of them have dull appearance. Metalloids, some elements have certain properties of metals and some properties of non-metals. So these type of elements are known as metalloids. इनके examples है arsenic, antimony, silicon, germanium are some examples of metalloids. Now we will see the occurrence of metals and non-metals. उसके पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी. फर्स्ट, मैटर. मैटर क्या होता है? हमारे आजू बाजू जो भी प्रेजेंट होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड हैज अ मास, बाहर होता है, दैट इज मैटर. एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैटर जिससे बनता है वो एलिमेंट होते हैं. 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में. ऑन द अर्थ अभी तक हमें जितने एलिमेंट्स पता है दैट इज 118, और 118 एलिमेंट से ही मैटर बनते हैं ना. हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं वो सब इन सब 118 एलिमेंट से बनती है. इवन हमारी बॉडी भी 18 एलिमेंट से ही बनी हुई होती है. उसके बाद थर्ड है एटम. एटम क्या होता है? इन एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्ट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते वो होता है एटम. हर एलिमेंट का एटम अलग अलग होता है. अगर हम डेफिनेशन देखें तो द डेफिनेशन ऑफ द एटम विल बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट. केमिकल एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट ही क्या होता है? एटम होता है. मेटल्स, अभी मैंने आपको बताया, मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी एंड दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. नॉन मेटल सॉफ्ट, ब्रिटल, डल, इजीली टूट जाता है. ब्रिटल यानी डल होता है, शाइन नहीं करता है, डल अपीयरेंस होता है. ये सब किसकी प्रॉपर्टीज है? नॉन मेटल्स की. और मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ. कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, कुछ नॉन मेटल्स की होती है, इसलिए इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं. अब हम देखते हैं वेयर वी कैन गेट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें कहाँ मिलते हैं? अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. अर्थ का जो आउटर लेयर होता है दैट इज अर्थ क्रस्ट, वहां पे बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं और कुछ नॉन मेटल्स भी मिलते हैं. मोस्टली जो रॉक्स होते हैं उसके अंदर मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, यानी मिनरल्स के मिक्सचर के अंदर मेटल छुपे हुए होते हैं. ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड. ऐसे मिनरल्स जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. गैंग क्या होता है? गैंग इम्प्योरिटीज होती है जो ओर में प्रेजेंट होती है मेटल के साथ में. मेटल के साथ में जो भी इम्प्योरिटीज ओर्स में प्रेजेंट होती है वो उन सबको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं. इन अर्थ क्रस्ट मेटल्स कैन बी इन कंबाइंड स्टेट और इन फ्री स्टेट. मेटल्स कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं या फिर इन फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं. कहां पर? अर्थ क्रस्ट में. सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? अर्थ क्रस्ट में. अब चलिए कुछ नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं. नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. 78% होता है नाइट्रोजन का, और कंबाइंड फॉर्म में वो डिफरेंट मिनरल्स के साथ अवेलेबल होता है. और KNO3 इसका एक एग्जाम्पल है. सेकेंड, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन फ्री स्टेट में एयर में प्रेजेंट होता है और ये बहुत यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट वाला एलिमेंट है. और कंबाइंड फॉर्म में ये वाटर में हमें अवेलेबल होता है, नेचुरल गैस में मिलता है, कोल में मिलता है. ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीव फॉर अस. ऑक्सीजन ये भी नॉन मेटल है, ये फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. कंबाइंड स्टेट में ये ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ मेटल के फॉर्म में अवेलेबल होता है. कार्बन. कार्बन कोल के अंदर जो एलिमेंट होता है दैट इज कार्बन. फ्री स्टेट में ये ग्रेफाइट, कोल, डायमंड में अवेलेबल होता है, और कंबाइंड फॉर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स ऑफ मेटल के फॉर्म में अवेलेबल होता है. नेक्स्ट है सल्फर. सल्फर इट ऑकर्स इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में ये फ्री स्टेट में मिलता है, और कंबाइंड स्टेट में ये हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मेटल सल्फेट एंड सल्फाइड.
एक टर्म दी हुई है नीचे, मेटलर्जी। व्हाट इज द मेटलर्जी? मेटलर्जी इज अ प्रोसेस, है ना, सीरीज ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस एक के बाद एक बहुत सारी प्रोसेस की जाती है। क्यों की जाती है ये प्रोसेस? फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। ओर से प्योर मेटल को निकालने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस की जाती है, दैट सीरीज ऑफ प्रोसेसेस इज नोन एज मेटलर्जी। क्या कहते हैं? मेटलर्जी। Now next we will see the physical properties of metals and non-metals. Physical properties यानी जो ऊपरी properties होती है, जो हमें दिखाई देती है metals और non-metals की, उन्हें कहते हैं physical properties. So सबसे पहली physical property है physical state. Physical state किसी भी matter की 3 physical states होती है, solid, liquid and gas. तो इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या स्टेट होती है, कौन सी स्टेट में वो मिलते हैं, वो हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द मेटल्स सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी। एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी, जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। कहाँ मिलता है ये, कहाँ हम देख सकते हैं इसको? थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर में जो सिल्वर कलर का जो मेटल होता है, लिक्विड होता है, दैट इज मर्क्यूरी एंड दैट इज मेटल। और ये एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल मोस्टली सॉलिड और गैसेस स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन है ब्रोमीन, जो लिक्विड स्टेट में मिलता है एट रूम टेम्परेचर। सो सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, मेलिएबिलिटी एंड ब्रिटलनेस। मेलिएबिलिटी क्या होती है? अगर आप किसी मेटल को बहुत ज्यादा हैमर करें ना, हैमरिंग करें उसके ऊपर, बहुत ज्यादा उसको ठोके, तो वो अगर वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज मेलिएबिलिटी। एंड मेलिएबिलिटी ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल्स की। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ शीट बाय हैमरिंग। और इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन यानी जो नहीं है इस प्रॉपर्टी को, जो मेटल फॉलो नहीं करता है, वो है जिंक। क्योंकि जिंक ब्रिटल होता है, उसकी शीट नहीं बनाई जा सकती। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बीटिंग करने पर वो शीट में कन्वर्ट नहीं होते, वो टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं क्योंकि। और इसीलिए इस प्रॉपर्टी, इनकी ये प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्रिटलनेस कहा जाता है। इसका एक्सेप्शन है गैसेस। ऑब्वियसली गैसेस को ना हम बीट कर सकते हैं, ना उसको तोड़ सकते हैं, तो गैसेस ना ब्रिटल होती है ना ही मेलिएबल होती है। और ब्रोमीन जो लिक्विड है, तो लिक्विड को भी बीट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए जो ब्रिटलनेस और मेलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल में, गैसेस और ब्रोमीन में नहीं होती है। बाकी सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, और जितने मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट जिंक, वो सारे मेलिएबल होते हैं, यानी दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट। थर्ड, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? किसी मेटल से वायर निकालना, है ना, वायर के फॉर्म में उसको खींचना, दैट इज डक्टिलिटी। प्लास्टिक से डक्टिलिटी, प्लास्टिक में डक्टिलिटी होती है क्या? नहीं। लेकिन अगर गोल्ड या फिर सिल्वर जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उनमें हम इजीली निकाल सकते हैं, जो हार्ड मेटल्स होते हैं उनमें हम उनको उनसे जो वायर्स है वो निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल्स टू बी ड्रॉन इन थिन वायर्स इज डक्टिलिटी। मेटल से थिन वायर निकालने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज डक्टिलिटी। एक्सेप्शन जिंक है मेटल्स के लिए, और नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं तो वो डक्टिलिटी उनमें नहीं होती है। चलिए देखते हैं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है लशर यानी शाइन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लशरस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, एंड नॉन मेटल्स डल होते हैं। एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में आयोडीन एंड ग्रेफाइट, जो कि शाइनी होते हैं, लशरस होते हैं। फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एक्सेप्शन है बिस्मथ, जो हीट कंडक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स बिल्कुल अपने अंदर से हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, और इसका एक्सेप्शन है डायमंड, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है।
सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे दो मेटल्स है जो नाइफ से कट किए जा सकते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं। बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ब्रिटल होते हैं, हार्ड नहीं होते, टूट सकते हैं इजीली। एक्सेप्शन है डायमंड, एंड इसकी स्पेशल बात यह है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस डायमंड होता है, जो कि एक नॉन मेटल है। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो हार्ड नहीं होते, बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो अर्थ पर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉपर्टी देखते हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है बिस्मथ, कॉपर, एल्युमिनियम। ये जो वायर्स होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रिकल वायर में यूज किए जाते हैं, स्पेशली कॉपर वायर्स। क्यों? बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, उसमें से एक है बिस्मथ। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक नॉन मेटल है। सोनोरिटी, सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी जिसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे ही अगर कोई मेटल का यूटेंसिल ऊपर से अगर हम नीचे गिराएंगे फ्लोर पे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज सोनोरिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे मैंने बताया कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो जैसे ही कहीं भी गिरेंगे या किसी से स्ट्राइक होंगे तो डेफिनेटली साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, एंड उनमें सोनोरिटी नहीं होती है। किसमें? सोडियम और पोटेशियम में। बाकी मोस्टली सारे मेटल्स सोनोरस होते हैं। Non-metals do not make ringing sound when we strike them, and non-metals are non-sonorous. तो ये थी हमारी 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ऊपरी होती है फिजिकल चेंजेस की जैसी, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ऊपरी होती है फिजिकल चेंजेस जैसी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो क्या फॉर्म होगा, और नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो क्या होगा। When metal react with oxygen, then metal oxides are formed, जो कि बेसिक होते हैं। जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं, और जो जिनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक थिंग्स क्या करती है, बेसिक थिंग्स कन्वर्ट्स रेड लिटमस ब्लू। लिटमस पेपर का यूज करके हमें पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और जो सब्सटेंस फॉर्म होगा अगर उसमें हम लिटमस टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा द सब्सटेंस इज बेसिक। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब वो रिएक्ट होता है, मैग्नीशियम इज अ मेटल और ऑक्सीजन इज अ गैस, ऑक्सीजन के साथ जब मैग्नीशियम रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर वाटर से मिक्स होने के बाद मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक बेस है। एक और एग्जांपल, इट्स एन एग्जांपल ऑफ करोजन। करोजन क्या होता है, डैमेज होता है। किसी भी मेटल की जो सरफेस लेयर होती है वो डैमेज हो जाता है, या उस पर दूसरे किसी न्यू सब्सटेंस की लेयर फॉर्म होती है जो कि उस मेटल को डैमेज करता है, दैट इज करोजन। जंग लगना भी इसे हम कहते हैं। आयन में क्या प्रोसेस होती है, आयन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड फॉर्म होता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसे रस्ट भी कहते हैं या जंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं, और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है विथ मेटल्स।
कॉपर के साथ भी केमिकल रिएक्शन होती है विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है, जो कि ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म करता है कॉपर के ऊपर, जो भी एक टाइप की रस्टिंग ही होती है। Silver objects when come in contact with hydrogen sulfide present in the air, the silver object turn black due to formation of silver sulfide. Silver object जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होता है और जो कि सिल्वर ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। Now reaction with oxygen with non-metal. Most of the non-metals react with oxygen to form acidic oxides and other forms neutral oxide. जब non-metal ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं और साथ में कभी-कभी न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल सल्फर प्लस ऑक्सीजन। जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। यही जो रिएक्शन है ये एसिड रेन में भी फॉलो की जाती है। अब यहाँ जो एलिमेंट्स हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं, इनके ऐसे ये जो ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल दिए है ये ऑक्साइड फॉर्म होते हैं और इनका नेचर कैसा होता है ये इस टेबल में दिया हुआ है। कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं या एसिडिक होते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर। पहले मेटल्स के साथ देखेंगे वाटर की मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होती है। पहले मेटल्स के साथ देखेंगे मेटल की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है यहाँ पे, वाटर में से जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस होती है और मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सम मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर, सम विद कोल्ड वाटर एंड सम अदर विद स्टीम। कुछ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और कुछ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, H2 गैस रिलीज होती है और साथ में हीट भी रिलीज होती है। नाउ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर क्वाइट अनरिएक्टिव। ये जो मेटल्स है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये अनरिएक्टिव है, ना एयर के साथ रिएक्ट करते हैं ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। नॉन मेटल्स वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नाउ थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल्स के साथ क्या होता है देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट होते हैं तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, Zn प्लस H2SO4। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो जिंक सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। फेरस आयन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो आयन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड डाइक्लोराइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये सारे जो फर्स्ट जो हमको प्रोडक्ट मिले हैं वो सारे सॉल्ट्स हैं और इधर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हियर हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। अगर हम ये जब रिएक्शन हम किसी टेस्ट ट्यूब में करते हैं और उसके अगर माउथ के ऊपर अगर हम मैस्टिक लेके जाते हैं, बर्निंग मैस्टिक, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ इवॉल्व होती है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो भी गैस अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर गैस पॉपअप साउंड के साथ इवॉल्व हो रही है, पॉप साउंड के साथ इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। एंड नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। वाटर के साथ भी नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं होते हैं और
एसिड के साथ भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं होते। मेटल्स और नॉन मेटल्स बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। Metals react with bases to form their respective salts. जैसे metals reacted with acids to form their respective salts, ऐसे ही bases के साथ भी वो respective salts बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एल्यूमिनियम रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, आई मीन एक्वेस सोल्यूशन होता है ये। तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। We can test hydrogen gas with the burning matchstick. If gas burns with pop sound, it means it is hydrogen gas. Reaction of non-metals with bases are complicated. यहाँ रिएक्शन होती है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो अभी इस क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे। We will study that in higher classes. Now, fifth and last chemical reaction of this chapter, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी प्लेस को चेंज करना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम गेस कर सकते हैं कि ऐसा ही कुछ होता होगा, किसी की प्लेस चेंज होती होंगी। नाउ लेट्स सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution. एक salt solution होता है, salt solution में जो भी elements है, अगर वो कम reactive है, बाहर वाला अगर element ज्यादा reactive है, तो बाहर वाला अंदर less reactive की place ले लेगा और less reactive वाले element को बाहर निकाल के फेंक देगा। That is displacement reaction. ऐसा ही होता है अगर अब क्लास में एग्जाम्स होते हैं, जो बच्चा ज्यादा मेहनत करता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, वो क्या करता है कि अगर पहले किसी बच्चे का फर्स्ट रैंक आया है लेकिन फिर उसने पढ़ना छोड़ दिया है और दूसरे बच्चे ने ज्यादा पढ़ाई करी है, वो ज्यादा रिएक्टिव हो गया है, ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव की प्लेस ले लेगा, उसका फर्स्ट नंबर आ जाएगा और वो सेकंड पोजीशन पे चले जाएगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो मेटल्स है वो भी क्या करते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनकी प्लेस ले लेते हैं कौन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस यानी आयरन और सबसे कम कॉपर। तो मैग्नीशियम की कॉपर की प्लेस फेरस ले सकता है, फेरस की प्लेस जिंक ले सकता है और जिंक की प्लेस मैग्नीशियम ले सकता है, लेकिन मैग्नीशियम की प्लेस जिंक नहीं ले सकता, जिंक की प्लेस फेरस नहीं ले सकता और फेरस की प्लेस कॉपर नहीं ले सकता। फेरस है ना आयरन। अब यहाँ पे देखिए Fe और मींस आयरन और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें मेटल कौन सा है, कॉपर। अब बताइए फेरस और कॉपर में कौन रिएक्टिव है ज्यादा। देखिए यहाँ पे फेरस और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फेरस। तो डेफिनेटली फेरस कॉपर की प्लेस ले लेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी और यहाँ पर फेरस की जो प्लेस है यहाँ पे चेंज हो जाएंगी कॉपर की जगह पे, और कॉपर को फेरस कॉपर को निकाल के बाहर फेंक देगा। अब सेकेंड रिएक्शन देखिए, कॉपर एंड फेरस सल्फेट। अब यहाँ पे फेरस तो हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो वो उसकी प्लेस नहीं ले पाएगा। कॉपर सल्फेट एंड जिंक में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर की प्लेस ले लेगा। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन नहीं होंगी क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। अब ये दो रिएक्शंस आपके लिए है फॉर योर होमवर्क। कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। अब आपको देखना है कि कॉपर और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। क्या मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जो मैग्नीशियम इतना कैपेबल है कि वो कॉपर की प्लेस ले सकता है। और यहाँ पर भी देखना है कि फेरस और जिंक में क्या फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है कि वो जिंक की प्लेस ले सकता है। ये दोनों आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। यहाँ प्लेस चेंज होती है इसीलिए इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब नॉन मेटल्स में देखते हैं।
Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution. Non-metals में क्या होता है? Most of the non-metals do not show displacement reaction, but some reactive non-metal displace less reactive non-metals from their salt solution. Example: chlorine and bromine. क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. तो जब भी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ के एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्लोरीन ब्रोमीन की प्लेस ले लेता है. सो क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम द पोटेशियम ब्रोमाइड एंड फॉर्म्स KCl, मींस पोटेशियम क्लोराइड. अब इसके लिए रिएक्शन आपको बनाना है और मुझे सेंड करना है. चलिए एक बार रिकैप करते हैं डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो मेटल्स बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल्स मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. और नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं. रिएक्शन विद एसिड्स फॉर्म्स रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. रिएक्शन विद एसिड के साथ जब मेटल की रिएक्शन होती है तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. और नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. रिएक्शन विद बेसिस, जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है बेसिस की तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. और नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है बेसिस के साथ वो कॉम्प्लिकेटेड होती है. तो दैट विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लासेस. इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स शो करते हैं और नॉन मेटल्स में वेरी फ्यू नॉन मेटल्स लाइक ब्रोमीन एंड क्लोरीन ये ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं. Now our next topic is uses of metals. Metals के हमारे डे टू डे लाइफ में क्या uses है? कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होते हैं, केबल्स में कॉपर यूज होता है, कॉइल्स में यूज होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं कॉपर के जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है. कार रेडिएटर्स में कॉपर यूज होता है, कैलोरीमीटर में कॉपर यूज होता है. टू मेक अलॉयज फॉर कॉइन्स एंड पाइप्स, कॉइन और पाइप जो इन अलॉयज से बनते हैं वो भी कॉपर से ही यूज होता है उसमें भी. देन आयरन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन होते हैं. पिग आयरन होता है, रॉट आयरन होता है. स्टेनलेस स्टील भी एक आयरन का एग्जाम्पल है. तो जो पिग आयरन होता है वो पाइप बनाने के लिए, टैंक्स बनाने के लिए, रेलिंग या फिर सिलेंडर, सिंक ये सब बनाने के लिए पिग आयरन यूज होता है. रॉट आयरन बोल्ट्स, चेन, वायर, नेट, नेल्स, एग्रीकल्चर टूल्स बनाने के लिए यूज होता है. स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स और नाइफ बनाने के लिए यूज होता है. थर्ड मेटल एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए, पेंट में यूज होता है. एंड एयरक्राफ्ट्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज होता है. और एल्यूमिनियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत हल्का होता है. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट. गोल्ड एंड सिल्वर, इनके तो क्या कहने, इनका तो सबको पता ही है. ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज होता है, कॉइन्स एंड फॉइल्स बनाने के लिए यूज होता है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं ये. प्लेटिनम फेम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होते हैं. एंड इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो प्लेटिनम से बनी होती है. लेड इलेक्ट्रोड्स इन ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड अलॉयज, ऑटोमोबाइल बैटरीज में जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो लेड की बनी होती है और अलॉयज में यूज होता है लेड. क्रोमियम फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आयन ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचाने के लिए उन पर प्लेटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो उसमें क्रोमियम यूज होता है. कार बम्पर्स में यूज होता है क्रोमियम और हैंडल्स ऑफ बाइसिकल में भी क्रोमियम यूज होता है. जिंक, इट इज यूज्ड इन ड्राई सेल्स, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में आयरन आर्टिकल को कोटिंग करने के लिए जिंक यूज होता है. और इसके अलॉयज भी फॉर्म होते हैं लाइक ब्रास एंड जर्मन सिल्वर, ये जिंक के अलॉयज होते हैं.
Now next we will see the uses of non-metals. Non-metals के क्या क्या यूज होते हैं? कार्बन, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में यूज होता है, एज ए लुब्रिकेंट्स यूज होता है, लेड ऑफ पेंसिल यूज होता है, क्रूसिबल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जो बाउल यूज होता है, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर हीट करने पर भी वो खराब नहीं होता है या वो स्पॉइल नहीं होता है, दैट इज क्रूसिबल, वो भी कार्बन से बना होता है। एज ए डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है, टूल्स बनाने के लिए यूज होता है, और जो कैटरैक्ट रिमूव करते हैं वो डायमंड से, उसका जो टूल होता है वो डायमंड से बनता है, और डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। सल्फर के क्या यूज है? स्किन ऑर्नामेंट में, फंगीसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर को हार्ड करने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई बनाने में, फायरवर्क्स बनाने में, गन पाउडर बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में सल्फर यूज होता है। आयोडीन सॉल्ट में यूज होता है, और टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक है, उसमें यूज होता है आयोडीन। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हम सबको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन में यूज होती है, एंड सपोर्टर ऑफ कम्बशन, कम्बशन की प्रोसेस नहीं होती है ऑक्सीजन के बिना, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कम्बशन भी नहीं होगा। फॉस्फोरस, मैस्टिक में यूज होता है फॉस्फोरस, रेड पॉइजन में यूज होता है, फॉस्फोरिक एसिड बनता है फॉस्फोरस से, फॉस्फेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजर्स बनते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी फर्टिलाइजर में यूज होता है, अमोनिया में यूज होता है, नाइट्रिक एसिड बनता है नाइट्रोजन से, लिक्विड नाइट्रोजन भी बनता है नाइट्रोजन से। और लिक्विड नाइट्रोजन किस लिए यूज होता है? टू प्रिजर्व फूड। कॉर्निया, हमारी जो आई के अंदर जो कॉर्निया होता है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है, उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है या बॉडी ऑर्गन को प्रिजर्व करके रखना है, तो उसमें हमें लिक्विड नाइट्रोजन यूजफुल होता है। देन क्लोरीन, क्लोरीन इज अ गैस और एज अ पाउडर भी यूज होता है ये। तो ये कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है? वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, इन द ब्लीचिंग पाउडर इट इज यूज, पीवीसी पाइप बनाने में और प्लास्टिक बनाने में क्लोरीन यूज होता है। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इन मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया गैस। हाइड्रोजन किस में यूज होता है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम इट्स ओर्स, एंड मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बनाने में भी हाइड्रोजन यूज होता है। So let's revise once what we studied in this chapter. We studied intro of metals and non-metals, then we studied occurrence of metals and non-metals, then we studied physical properties of metals and non-metals, then chemical properties of metals and non-metals, and then last we studied uses of metals and non-metals, and here we came at the end of our chapter. Whatever doubts, whatever queries you have regarding this chapter, you can ask me. Feel free to ask. Thank you so much for watching this video. Keep learning and keep growing. Catch you soon in the next video. Till then, bye bye.